विचार से आचरण और आचरण से समाज परिवर्तन की बात कही है। मगर प्रश्न ये है कि क्या केवल व्यक्ति केंद्रित नैतिक परिवर्तन से समाज में स्थायी बदलाव आ सकेगा? भारत में तो नीति से नैतिकता शब्द आया है। केवल नीति के परिवर्तन से समाज नहीं बदलता, ये सिद्ध हुआ है। अपने आप से पूछता हूँ, 10 जनवरी के मुकुल से मैं बेहतर हूँ या कमतर हूँ? अंधेरा जितना बढ़ेगा, प्रकाश अधिक प्रासंगिक होगा या कम प्रासंगिक? और कुटुंब प्रबोधन बड़ा शब्द भारी लगता है, लेकिन बात बहुत सरल है। संवाद होना चाहिए कुटुंब में। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, प्रतिशोध का रास्ता है या परिशोध का रास्ता है। प्रतिशोध में विध्वंस है, परिशोध में विकास है। कर्तव्य पर ध्यान देते हो, अधिकार अपने आप होते हैं। हमको विभाजन याद रहता है, याद रहना भी चाहिए। विभाजन को स्मरण करना चाहिए। उसका घाव अभी भी रिस रहा है। 65 में ताशकंद में क्या हुआ हमको पता नहीं। आज तक लाल बहादुर शास्त्री का जीवन प्रश्न चिन्ह है। वो हमारी सार्वभौमिकता के कमजोरी का ही लक्षण था। 93,000 सैनिक 71 में हमारे पास में थे पाकिस्तान के, फिर भी हम पीओजे के नहीं ले सके। तो केवल सार्वभौमिकता संविधान से नहीं मिलती, पॉलिटिकल विल से भी मिलती। भारत माता के कर्करोग ना बने, अपने प्रति इतना ध्यान दे, यही बहुत। नेतृत्व चाहिए, प्रशासन चाहिए, नियम चाहिए और कुछ लोगों के लिए दंड भी चाहिए। यदि ज़्यादा मेगा पिक्सल है इसलिए ओप्पो, वीवो, OnePlus आपके जेब में है, तो संतोष यादव के हत्यारे आप हैं। कर्तव्य आधारित समाज का ये लक्षण है, राम राज्य का ये लक्षण है। जहां आप स्वार्थ के लिए काम करोगे तो आज्ञा पालन भी गलत है, त्याग के लिए करोगे तो आज्ञा की अवहेलना भी सही है। संवाद के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। आज हम बात करेंगे पंच परिवर्तन की। संघ ने 2 वर्ष पूर्व पंच परिवर्तन की इस अवधारणा को समाज के सामने रखा, परंतु वास्तव में ये अवधारणा संस्कृति से कितनी जुड़ी हुई है, संगठन ने तो अभी रखा, और जो अवधारणा है उसकी बारीकियां क्या हैं, आज के समय में काम चलाऊ जीवन तरीके से उसे कैसे आत्मसात किया जा सकता है कि उससे हमारा व्यवहार, आचरण, सब में जो परिवर्तन अपेक्षित है वो लक्षित परिवर्तन प्राप्त किया जा सके। मैं मुकुल जी, आपकी ये पुस्तक जब पढ़ रहा था तो इसका जो पूर्ववाक से लेकर आगे तक विवेचना में आपने विचार से आचरण और आचरण से समाज परिवर्तन की बात कही है। मगर प्रश्न ये है कि क्या केवल व्यक्ति केंद्रित नैतिक परिवर्तन से समाज में स्थायी बदलाव आ सकेगा? ये क्योंकि नैतिकता को लेकर भी प्रश्न उठते हैं, आजकल बड़ी खींचतान चलती है, तो नैतिकता पर आग्रह देने से क्या सब चीज़ें ठीक होंगी? क्या ऐसे बात नैतिकता की है नहीं। नैतिकता तो एक कॉन्स्ट्रक्ट है, वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट। भारत में तो नीति से नैतिकता शब्द आया है, तो भारत में तो नैतिकता को बहुत नीतिगत माना जाता है। तो ऑनेस्टी इज़ ए गुड पॉलिसी, ये भारत का विचार नहीं है। वो व्यापारी को अपनी साख बनाने के लिए पॉलिसी के रूप में ऑनेस्टी, ये हमारा विचार नहीं है। हमारा विचार है कि वो कर्तव्य है, इसलिए सत्यनिष्ठा आवश्यक है, संस्कार के तौर पर। तो इसलिए समाज का जो स्थायी परिवर्तन होना है वो व्यक्ति आधारित ही हो सकता है। केवल नीति के परिवर्तन से समाज नहीं बदलता, ये सिद्ध हुआ है। जैसे बहुत जिसको कहना चाहिए लाक्षणिक उदाहरण, एकदम समझ में आया ऐसा उदाहरण है दहेज विरोधी अध्यादेश। ये कानून बने हुए 45 वर्ष हो गए और इससे कठोर कानून नहीं है विश्व में, भारत में ही नहीं। एक एट्रोसिटीज एक्ट और दूसरा दहेज विरोधी एंटी डॉवरी एक्ट,
ये दो कानून ऐसे हैं बहुत सख्त है। जिसमें आरोपी को सिद्ध करना होता है कि मैंने अपराध नहीं किया, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। बाकी कसाब के लिए भी प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना पड़ा था, इतने वीडियो होते फिर भी। लेकिन किसी पे दहेज का आरोप लग जाए तो कसाब जितने भी अधिकार नहीं है उसको। इतना कठोर कानून 45 वर्ष से है। दहेज समाप्त हो गया क्या? लेकिन कोई एक जैन साधु, कोई एक सनातन धार्मिक संत अपने अनुयायियों से आह्वान करता है, आज से मेरे अनुयायी दहेज नहीं लेंगे, और हजारों लोगों के जीवन में से समाप्त हो जाते। इसलिए व्यक्तिगत परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन होता है। विचार, विचार से आचार, आचार से वो फिर आदी हो जाना, अभ्यास हो जाना, हैबिट जिसको कहते हैं, हैबिट फॉर्मिंग, और एक कंटिन्यूअस हैबिट कैरेक्टर में डेवलप होती है। तो थॉट से कैरेक्टर तक की ये जो यात्रा है, यही समाज परिवर्तन का एकमात्र मार्ग है। शॉर्टकट या कुछ नहीं, यही तरीका है जिससे समाज बदलता। आपने जो बताया, आपने विचार को टिकाऊ कैसे बनाना, विचार के स्थायित्व की आपने एक शर्त लगाई साथ में कि अगर विचार टिकाऊ होगा तो दीर्घकालिक संस्कार निर्माण होगा। मेरा कहना ये है कि आज का जो समय है, डिजिटल दुनिया जो है, अस्थिर दुनिया जो है, बहुत गति से चलती हुई चीज़ें हैं। ऐसे में क्या ऐसा निरंतर अभ्यास संभव है क्या? धैर्य की कमी तो हुई है। जैसे पहले का युवा, जब टीवी के बहुत सारे चैनल आए तो चैनल बदलता था, लेकिन वो भी 5-7 मिनट में एक चैनल पे टिकता तो था, फिर 1-2 मिनट में हो गया। अभी तो 30 सेकंड की रील है, और जब आप अपनी रील बड़ी फेमस हो गई और बहुत उसके मिलियन व्यूज़ हो गए करके आनंद करते हो, तो थोड़ा एनालिटिक्स में जाकर के देखते हो तो आपको व्यू टाइम पता चलता है, तो वो 30 सेकंड भी पूरा नहीं देख रहा है। इसलिए अधैर्य की स्थिति तो है, ये तो पक्की बात है कि धैर्य बहुत कम है। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को बेहतर बनाने की आकांक्षा किसी की खत्म नहीं हुई। ये मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य, बिल्कुल चोर भी होगा तो वो अपना टारगेट अगले साल अधिक चोरी करने का रखेगा। शराब की दुकान का भी टारगेट अगले साल ज़्यादा नशेड़ी बनाए, ये होगा। हाँ। तो प्रगति ये मनुष्य का स्वभाव है। तो प्रगति का ये जो मुझे बेहतर बनना चाहिए, ये जो भाव मन में है, जिस पैरामीटर में बनना चाहते हो उसमें वो प्रयास करता है। पंच परिवर्तन केवल उन पैरामीटर्स में एक आपको पैरामीटर दे रहा है कि इस पर भी विचार कर लो, इन 5 बातों पर भी विचार कर लो कि इस साल आप हो उससे अधिक कैसे हो जाए। साल तो बहुत दूर का है। मैं तो हमेशा आह्वान करता हूं कि सारा का सारा जो खेल है, प्रतिस्पर्धा है, वो 10 तारीख के मुकुल में और 11 तारीख के मुकुल में है। 11 तारीख को रात को सोते समय मैं अपने आप से पूछता हूँ, 10 जनवरी के मुकुल से मैं बेहतर हूँ या कमतर हूँ, आगे बढ़ा या पीछे गया। सारा खेल वो। बहुत सुंदर। ये जो पंच परिवर्तन है, जिसमें स्वदेशी की बात भी है, पर्यावरण की बात भी है, नागरिक कर्तव्यों की बात भी है, पर्यावरण की बात भी है, और उसके साथ कुटुंब प्रबोधन की भी बात है। इसमें कुटुंब प्रबोधन को आधारभूत, यानी जो नींव है, उसको वो चरण माना गया। मगर कुटुंब प्रबोधन की अवधारणा वो फिलोसफिकल ज़्यादा है, दार्शनिक ज़्यादा है, या आज की स्थिति में वास्तविक ज़्यादा है? क्योंकि आज एकल परिवार होना, जो कुटुंब कहते हैं हम, हमारे बड़े परिवार टूट रहे हैं, ऐसे में एकल परिवार होना या लिव इन जैसी बातें आना, आज के दौर में ये कितना प्रासंगिक है और ये अवधारणा किस रूप में व्यवहारिक रह सकती है? अंधेरा जितना बढ़ेगा, प्रकाश अधिक प्रासंगिक होगा या कम प्रासंगिक होगा? तो
मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अनेक तरीके से इसको बताया जा सकता है। लेकिन ये जो 10 से 11, 11 से 12 का जो निरंतर विकास जो मैंने बताया, उस विकास का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है मैं से हम होना। तो मेरे अपने कितने बढ़े, तो वो मैं से हम की प्रक्रिया में पहली स्टेज तो परिवार है, जहाँ पर अपने आप अपनत्व है, जहाँ सिखाना नहीं पड़ता, जहाँ जन्मतः मेरा है ये भाव आ जाता है, मेरा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरा भाई। इसके लिए समझाने की आवश्यकता नहीं। मेरा भारतवासी समझाना कठिन है, सारे भारतवासी मेरे अपने समझाने में समय लगेगा, लेकिन मेरा भाई है ये तो चाहे जितना खराब हुआ है, तो अब क्या करें। तो इसलिए कुटुंब से प्रारंभ होता है। और कुटुंब प्रबोधन बड़ा शब्द भारी लगता है, लेकिन बात बहुत सरल है। संवाद होना चाहिए कुटुंब में, और कुटुंब में संवाद बढ़ने लगे तो कुटुंब अपने आप प्रभावी होगा व्यक्ति निर्माण में। आज समस्या ये हो गई है, संचार के साधन बढ़ गए, संवाद कम हो गया। मोबाइल आ गया तो वो संचार का साधन है, लेकिन संवाद आपस में करने का समय कम हो गया। तो कुटुंब प्रबोधन ऐसे सहज संकल्पों को लेने को कहता है कि सप्ताह में एक दिन साथ में बैठेंगे, कुछ स्वाध्याय करेंगे, आपस में बात करेंगे। इतनी सी बात है। संवाद कैसे बढ़े, प्रतिदिन कर सके तो और अच्छा, प्रतिदिन नहीं कर सकते एक सप्ताह में करे, 15 दिन में करे, कुछ तो तय करे। साथ में भोजन करे, साथ में कोई अच्छी पुस्तक पढ़े। ये तो मैं सोचता हूँ लिव इन वालों को तो रोज करना चाहिए, विवाहित सप्ताह में एक दिन करेंगे तो चलेगा क्योंकि लिव इन वालों की गारंटी थोड़ी कम है कंटिन्यूटी की, तो उनका संवाद और गहरा होना चाहिए, तो उनको फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सुंदर। परिवार की बात आई, मैं समरसता की और बात करता हूँ। मैं जब ये पुस्तिका देख रहा था तो समरसता के लिए विक्टिमहुड से विक्ट्रीहुड की बात की है आपने, एक फॉर्मूला दिया है, एक दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात की है। मगर भारत में जैसे अलग अलग सामाजिक विमर्श चलते रहते हैं, विक्टिमहुड से विक्ट्रीहुड का जो विमर्श है ये वंचितों को आत्मगौरव देने का काम करेगा, या उनका जो एक विमर्श चल रहा है उनके बारे में, ऐतिहासिक और संरचनात्मक अन्याय की जो बात होती है, उस चर्चा को क्या ये कमज़ोर कर देगा? प्रश्न ये है कि उस चर्चा से लाभ हुआ है क्या? इतिहास के बारे में चाहे जितनी जिस प्रकार से चर्चा कर लो, इतिहास को बदल नहीं सकते, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, प्रतिशोध का रास्ता है या परिशोध का रास्ता है। प्रतिशोध में विध्वंस है, परिशोध में विकास है। और परिशोधन यदि करना है तो आत्मविश्वास से होगा, आत्मग्लानि से होगा नहीं। अन्याय पर, शोषण पर चर्चा करने से आत्मविस्मृति और आत्मग्लानि अधिक आएगी। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य इतना अद्भुत वाक्य है, मैं सारे खास करके विद्यार्थियों को और युवाओं को कहता हूँ, स्वयं के हस्ताक्षर में लिख करके आप जहाँ बैठते हो वहाँ लगा के रखिए। उन्होंने आलासिंगा पेरुमल अपने शिष्य को लिखे हुए पत्र में लिखा था, और उसमें लिखा था दुर्बलता का उपाय, द रेमेडी टू वीकनेस। दुर्बलता का उपाय दुर्बलता का चिंतन नहीं है, शक्ति का चिंतन है। द रेमेडी टू वीकनेस इज नॉट ब्रूडिंग ओवर वीकनेस बट थिंकिंग अबाउट स्ट्रेंथ। शक्ति का चिंतन ही आत्मविश्वास दे सकता है। और 1950 में जब हमने संविधान को स्वीकार किया, तब समतामूलक समाज का लक्ष्य रखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया कह करके कहा, हम भारतवासी अपने आप को ये संविधान देते हैं, और एक शोषण मुक्त समता युक्त समाज का निर्माण करने का लक्ष्य हमने सामने रखा।
वो शोषण मुक्त, समता युक्त, न्याय पर आधारित समाज का यदि निर्माण करना है तो 75 वर्ष में संविधान में क्या अचीव किया, संविधान की उपलब्धियां क्या है, इस पर चिंतन करेंगे तो आगे के लिए रास्ता और मिलेगा। वो विजय विमर्श का रास्ता है। और आज बड़ा अद्भुत विजय प्राप्त हुआ है, जिनको हम उस समय संविधान निर्माताओं के समय जिनके बारे में सोचते थे कि कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आज हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो विमर्श समाज के सामने उतनी मुखरता से नहीं आ रहा है। इसलिए ये पूरे समाज का दायित्व है कि जिन जिनको मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी कहा जाता है, फिर चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हो, या कुछ अर्थ में महिला वर्ग के बारे में भी यही स्थिति संविधान निर्माण के समय थी, इन सब ने जो विजय 75 वर्ष में प्राप्त किए और जो अचीवमेंट्स है वो समाज के सामने, उसका उत्सव मनाने की आवश्यकता है। वी नीड टू सेलिब्रेट अवर विक्ट्रीज। और जब हम अपने सिद्धियों का उत्सव मनाने लगते हैं तो शक्ति और बढ़ते जाती है और संकल्प और बड़ा होते जाता है, तो अचीवमेंट और बढ़ते जाता है। बहुत सुंदर। एक और विषय जो पंच परिवर्तन से नहीं आता परंतु पूरी पुस्तक में बार बार आता है, वो धर्म की व्याख्या से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि आप धर्म की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं, तो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। आप जब धर्म की बात करते हैं तो उसे निजी आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक समग्र जीवन दृष्टि के रूप में आप उसकी व्याख्या करते हैं, परिभाषा करते हैं। आज का जो समाज राज्य है, आज का जो राज्य है जिसे मॉडर्न स्टेट या सेकुलर स्टेट कहते हैं, उसमें इस व्यू पॉइंट की, इस दृष्टिकोण की कितनी स्वीकृति है, कितनी सीमाएं हैं, और वो परिभाषा क्या है? संविधान की यदि हमने डिबेट संविधान सभा में जो चर्चा हुई उसको पढ़ेंगे तो उसमें धर्म की यही परिभाषा है जो इस पुस्तक में देने का प्रयास किया। जिस समय सेक्युलर शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया शब्द भी बड़ा, अभी मंच पे बैठे तो ऐसे ही शब्द प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा वास्तविकता तो है घुसेड़ा गया। हाँ, क्योंकि संवैधानिक संशोधन तो 2/3 बहुमत से पारित होता है। उस समय संसद ही नहीं थी, इमरजेंसी थी, तो बिना संसद में चर्चा के 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर 2 शब्द डाले गए। भारतीय संस्कृति का अपना एक खेल है, अपनी एक लीला है। उस समय एलएम सिंघवी कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। अभी उनके सुपुत्र अभिषेक मनु सिंघवी से मत उनका मूल्यांकन कीजिए। हाँ। बहुत अद्भुत विद्वान, धर्म के ज्ञाता व्यक्ति थे, और इसलिए 42वें संविधान संशोधन में हिंदी अनुवाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं प्रयोग हुआ है, पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग हुआ। और लक्ष्मीमल सिंघवी ने यह बात लिखी है कि निरपेक्ष पंथ से हुआ जा सकता है, धर्म से नहीं, क्योंकि धर्म तो कर्तव्य है और विश्व का एकमात्र संविधान है जो कर्तव्यों की बात करता है। और इसलिए ऐसा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकता। इसलिए धर्म की व्यापक व्याख्या संविधान के अनुरूप है, राजनीति के अनुरूप नहीं है। राजनीति के अनुरूप इसलिए नहीं है कि मेरा टुकड़ा यदि 20 वोट का है, 20% वोट का है, तो बाकी 80 को उससे कम के टुकड़े में मैं करूंगा तो ही जीत के आ सकता हूं। इसलिए तोड़ने वाली राजनीति बांटती है। राजनीति तोड़ती इसलिए है क्योंकि उसमें स्वार्थ है, लेकिन राष्ट्रनीति जोड़ती है, इसलिए वो धर्म की बात करती है। और ये पुस्तक राष्ट्रीय कर्तव्य की बात कर रहा है। हमने उसमें नागरिक शब्द भी प्रयोग नहीं किया है, नागरिक कर्तव्य नहीं, क्योंकि नगर से आया नागरिक, हम तो गांव में ग्राम्य जीवन वाले लोग हैं, धोती वाले लोग हैं, तो इसलिए हमने राष्ट्रीय कर्तव्य कहा है। तो राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए धर्म आवश्यक है।
आपने सिटीज़न की सीमाएं भी बता दी, नागरिक शब्द जहाँ से आया उसकी सीमाएं भी बता दी। मैं एक और विषय आगे लेना चाहूँगा। आपने एक तर्क दिया है और उसके अपने सांस्कृतिक उसके उदाहरण भी हैं, कारण भी हैं। आपने सांस्कृतिक और नैतिक अनुशासन को कानूनी जो व्यवस्था है, कानून है, उससे ऊपर या उससे ज़्यादा प्रभावी होती है, ऐसा आपने कहा। आज का जो समाज हम देखते हैं उसमें विविधता है, बहुलता है, मतभेद भी कई बार दिखाई देते हैं। ऐसे में क्या नैतिकता की एक जैसी अपेक्षा या सबका दृष्टिकोण उसके लिए समान होना, ये यथार्थवादी है, वास्तविक है? एक जैसे दृष्टिकोण की अपेक्षा नहीं है। विविधता निसर्ग का नियम है। पूरी प्रकृति में कोई दो एक जैसे नहीं होते। व्यक्ति नहीं कह रहा हूं मैं, मनुष्य भी नहीं कह रहा हूं। इमली के पेड़ में 1 लाख से अधिक पत्ते होते हैं, कोई 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते। सारी सृष्टि में एक रूपता है ही नहीं। विविधता से भी आगे संस्कृत में शब्द है नानात्व है, और नानात्व का अर्थ होता है ईच वन इज यूनिक। इसीलिए आधार कार्ड बने हैं। हाँ, ये वाले फिंगरप्रिंट किसी और के पास होते तो मेरा आधार कार्ड नहीं बनता। दुनिया के 8 अरब लोगों में ऐसा नमूना दूसरा नहीं है। ये 5 फुट 8.5 इंच पूरा एकमात्र है। तो इसलिए एकरूपता की अपेक्षा नहीं है। आजकल हम जहाँ जाते हैं वहाँ लिखा होता है आप सीसीटीवी की दृष्टि में हैं। और जब सीसीटीवी की दृष्टि में होता है तो वहाँ पड़ा हुआ नोट उठाता नहीं आदमी, क्योंकि पता है रिकॉर्ड हो रहा है। भारत में जो नीति मूल्य है, जिसको हमारे यहाँ सद्गुण कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है, उसका आधार व्यक्तिगत है, सामूहिक है ही नहीं। इसलिए विविधता भेदों के बाद भी ये कारगर हो सकता है। केवल ध्यान रखना है जो सीसीटीवी आपके अंदर लगा है। अंदर का सीसीटीवी देख रहा है, ये ध्यान में होगा तो अंधेरे में भी गलती नहीं होगी। 10,000 रुपए का चालान होता है रेड लाइट तोड़ने पर दिल्ली में, और आजकल तो कैमरे से होता है, घर में आ जाता है। पुलिस को चकमा देने की भी स्थिति नहीं रही टेक्नोलॉजी के बाद। उसके बावजूद पिछले वर्ष दिल्ली के अंदर 3 लाख रॉन्ग साइड ट्रैवलर्स के चालान हुए। गत वर्ष का 2025 का फिगर बता रहा हूँ। 2024 में 2.5 लाख थे, 2025 में 3 लाख हो गए। ट्रैफिक पुलिस का अचीवमेंट है, इतनी वृद्धि हुई 25%। आप सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता है। आपके अंदर का सीसीटीवी चालू होगा तो आप रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे। नॉट बिकॉज somebody is seeing you, but because you are seeing yourself। अपने नजरों में ना गिरने के लिए जो आचरण मनुष्य करता है उसको भारत में नैतिकता कहते हैं। वास्तव में ये एक परिभाषा का नया चरण हम कह सकते हैं, क्योंकि जब संस्कार स्थापित करने के लिए दादी नानी भी कहती थी, वो शायद अंदर के सीसीटीवी को जगाने के लिए कहती होंगी कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, क्योंकि तब तो सीसीटीवी नहीं थे। और जब कोई नहीं देख रहा तब भी हम देख रहे हैं, वो आचरण ठीक रहता है। मैं एक और बिंदु की तरफ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि पंच परिवर्तन में कर्तव्यों की बात आई है। आपने राष्ट्रीय कर्तव्यों की बात की है, और बात करते हुए कर्तव्य को अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है ये भी कहा। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कर्तव्य केंद्रित समाज अगर बनता है तो क्या जो कर्तव्य केंद्रित समाज है उसमें असहमति, आलोचना या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सब के लिए कितना स्थान रहता है, कितनी गुंजाइश रहती है? आज है उससे बहुत अधिक रही है जब था स्थापित।
आज तो कर्तव्य आधारित समाज स्थापित है नहीं, इसलिए आज तो बता नहीं सकते। लेकिन जिस समय कर्तव्य आधारित समाज था उस समय व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अद्भुत था। मैं युवाओं के साथ बातचीत करता हूं तो प्रश्न पूछता हूं, रामायण में राम जी को महान इसलिए माना गया क्योंकि पिताजी की या माताजी की आज्ञा से वन में गए। तो रामायण की सीख क्या हुई? माता पिता की आज्ञा मानो, है ना? लॉजिक ठीक है ना? तो भरत जी ने क्या किया? 3 दिन बाद भरत जी आए हैं। 3 दिन बाद भरत जी ने माँ को गालियां दी है। माँ को इतने अपशब्द कहे भरत जी ने अपनी माँ को। अब माँ की आज्ञा यदि भरत जी पालन कर लेते हैं और सिंहासन में बैठ जाते हैं तो भरत को महान बोलते क्या? तो फिर माँ की आज्ञा पालन करने में महानता है या तोड़ने में महानता है? राम जी महान है क्योंकि आज्ञा पालन किया और भरत जी महान है क्योंकि आज्ञा पालन नहीं किया। ये व्यक्ति स्वतंत्र है। कर्तव्य आधारित समाज का ये लक्षण है, राम राज्य का ये लक्षण है। जहां आप स्वार्थ के लिए काम करोगे तो आज्ञा पालन भी गलत है, त्याग के लिए करोगे तो आज्ञा की अवहेलना भी सही है। कर्तव्य माँ की आज्ञा पालन नहीं है, कर्तव्य है अपने जीवन में जो आप जिस बात को मूल्य देते हैं। आजकल मूल्य, वैल्यू शब्द प्रयोग होता है ना। व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज आर दोज विच गिव यू वैल्यू, जिससे आपका मूल्य तय होता है। इसलिए आप किसे मूल्य देते हो, आपके जीवन में वैल्यू क्या है, यह निर्भर रहेगा। अधिकारों की रक्षा कर्तव्य प्रधान समाज में अपने आप होती है, सहज होती है। मैं उदाहरण देता हूं, आजकल रामदेव बाबा ने बड़ा फेमस कर दिया, इसलिए सबको समझ में आ जाएगा। कपालभाति करते हैं। कपालभाति में क्या सूचना देता है योग प्रशिक्षक? तेजी से श्वास को छोड़िए, लीजिए मत। अरे लेंगे नहीं तो अगली कैसे छोड़ेंगे? लेना अपने आप होता है। उस नाम में ही कपालभाति में जो भाता है, आपके फेफड़े भाते की तरह काम करते हैं। आप छोड़ने पर ध्यान देते हो, लेना अपने आप होता है। कर्तव्य पर ध्यान देते हो, अधिकार अपने आप होते हैं। इसलिए कपालभाति ठीक से हो जाए तो उसके बाद श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसको केवल कुंभक कहते हैं। अपने आप कुंभक लग जाता है कपालभाति ठीक से हो जाए तो। बिना श्वास के ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता है। छोड़ने पर ध्यान रखोगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, लेने पर ध्यान रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। विष बढ़ाना है समाज में या अमृत बढ़ाना है? कर्तव्य बढ़ेंगे, अमृत बढ़ेगा, अधिकार बढ़ेंगे, विष बढ़ेगा। जी, आपने वास्तव में जो दृष्टिकोण स्थापित है या पश्चिम से आयातित है या बाहर से आया हुआ, आपने उसी को कपालभाति करा दी, उसको आपने शीर्षासन करा दिया। मैं एक और चीज़ चर्चा करना चाहूँगा कि पंच परिवर्तन की अवधारणा की व्याख्या के साथ साथ जो राष्ट्र का विचार चलता है, उस राष्ट्र का विचार और वो अवधारणा और संवैधानिक राष्ट्र जो है, जो देश है, क्या दोनों में साम्य है या परिभाषा और उसकी व्याप्ति अलग अलग है? विपरीत नहीं है एक दूसरे के। हाँ, मैंने इसीलिए व्याप्ति भाव में थोड़ा सा इंटेंसिटी का फर्क है। राज्य जो है वो राज्य एक तकनीकी व्यवस्था है, वो काल के साथ बदलती है। यानी स्वतंत्रता के बाद भी हमने भूमि, गोवा मुक्ति हुई तो गोवा ऐड हुआ, 1947 में भारत था, उससे भारत बढ़ा। हमको विभाजन याद रहता है, याद रहना भी चाहिए, विभाजन को स्मरण करना चाहिए। उसका घाव अभी भी रिस रहा है, मैं उसको नकार नहीं रहा, लेकिन बाद में हमने जोड़ा भी है ना। गोवा जुड़ा, दीव दमन और भी जुड़े, पांडिचेरी जुड़ा, सिक्किम जुड़ा। तो भारत की भूमि,
जन तो 30 करोड़ था, आज 145 करोड़ हो गया। तो जो 4 बातें पॉलिटिकल साइंस के अनुसार आवश्यक है बोलते हैं, उसमें तो परिवर्तन होता है। संवैधानिक सार्वभौमिकता हमारी स्थिर है, लेकिन वो भी राजतंत्र, सेना, आर्थिक स्थिति के जो हमारी जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी सार्वभौमिकता सुदृढ़ होती जाएगी। 65 में ताशकंद में क्या हुआ हमको पता नहीं, आज तक लाल बहादुर शास्त्री का जीवन प्रश्न चिन्ह है। वो हमारी सार्वभौमिकता के कमजोरी का ही लक्षण था। 93,000 सैनिक 71 में हमारे पास में थे पाकिस्तान के, फिर भी हम पीओजे के नहीं ले सके। तो केवल सार्वभौमिकता संविधान से नहीं मिलती, पॉलिटिकल विल से भी मिलती। तो ये चारों तो बदल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता नहीं बदलती। राष्ट्र भाव का जो भाव है वो नहीं बदलता। वो क्या है? वो राष्ट्र भाव है जो मैंने मैं से हम की प्रक्रिया बताई थी, उसका जो सबसे बड़ा सहज विस्तार है वो राष्ट्र है। मैं के बोध का सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो राष्ट्र है। इसलिए नागरिक शब्द के स्थान पर जो शब्द भारतीय संस्कृति में प्रयोग में आता है वो शब्द है राष्ट्रांग। हम राष्ट्र के अंग हैं। जब मैं अपने आप को राष्ट्र के अंग का अनुभव करता हूं, मेरा जीवन बदल जाता है। लिएंडर पेस ने बार्सिलोना ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल लिया। व्यक्तिगत गेम्स के अंदर टेनिस में, लॉन टेनिस में सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज तक कभी व्यक्तिगत में किसी भी विंबलडन से लेकर अमेरिकन ओपन या किसी भी ग्रैंड स्लैम में भारत का कोई व्यक्ति सेकंड राउंड से आगे नहीं बढ़ा। रामनाथ कृष्णन सेकंड राउंड पहुंचे थे। लिएंडर पेस खुद भी नहीं कभी गया, डबल्स में गए फाइनल तक, मिक्स डबल में भी गए। बार्सिलोना ओलंपिक के बाद उसका इंटरव्यू चल रहा था, तबस्सुम इंटरव्यू लेती थी, फूल किले गुलशन गुलशन कार्यक्रम आता था दूरदर्शन पे, और तबस्सुम ने इंटरव्यू में पूछा लिएंडर पेस को, तुम्हारा व्यक्तिगत जो रैंकिंग है वो 200 से बाहर, गोरान इवानसेविच दुनिया का नंबर 2 और ब्रॉन्ज मेडल के लिए तुमने दुनिया के नंबर 2 को हरा दिया, हाउ वॉज इट पॉसिबल? लिएंडर पेस ने उत्तर दिया, मैं 10वीं में था, मुझे आज भी याद है, मैं भूल नहीं सकता कभी। लिएंडर पेस ने उत्तर दिया, जब मैं फ्रेंच ओपन में जाता हूँ, जब मैं अमेरिकन ओपन में जाता हूँ, विंबलडन में जाता हूँ, तो रेफरी टेप जो बैठा होता है, जब मैं गेम जीतता हूँ तो कहता है गेम लिएंडर पेस, गेम पेस। जब मैं डेविस कप में खेलता हूँ तब मैं मेरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जब मैं ओलंपिक में खेलता हूँ तो मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सिंगल्स के मैच में भी मैं गेम जीतता हूँ, रेफरी कहता है गेम इंडिया, और जब वो गेम इंडिया सुनता हूँ तो मेरा गेम एक अलग लेवल पे चला जाता है। ये राष्ट्रांग है, राष्ट्र के अंग के होने का भाव है। मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ, अपनी इस परीक्षा को, अपनी पढ़ाई को राष्ट्र को समर्पित करो। मैं भारत के लिए पढ़ रहा हूँ, आपकी परीक्षा हंसते हंसते हो जाएगी। मेरी पुस्तक है परीक्षा दे हंसते हंसते, उसमें मैं ये लिखा, राष्ट्रांग होना ये राष्ट्र का भाव है, वो बाकी चारों से नहीं बदलता। तो इन 145 करोड़ कोशिकाओं में से, बॉडी सेल्स में से, भारत माता की सेल्स में से, जिनके अंदर ये राष्ट्रांग का भाव है, वो राष्ट्र को सुदृढ़ करती है। जो उसका अनुशासन तोड़ती है वो सेल कैंसरस सेल बन जाती है। हम भारत माता के कर्करोग ना बने, अपने प्रति इतना ध्यान दे, यही बहुत है। भारत माता की जय करने वाला जो समाज है वही वसुधैव कुटुंबकम का भी नारा लगाता है। मैं इस प्रश्न की यात्रा को ऐसे ही रखता हूँ। और पंच परिवर्तन में जो पर्यावरण की बात की गई है, भारत में जो समाज है उससे जो अपेक्षा की गई है, उसमें पर्यावरण संरक्षण को प्रशासन या नीति का विषय नहीं है, ये सांस्कृतिक और नैतिक दायित्व है, ऐसा बताया। कानून नीति का विषय अगर ना रहे, केवल नैतिक दायित्व रहे, तो क्या पर्यावरण जैसा जो विश्व
को परेशान करने वाला एक ग्लोबल इशू है। क्या उसके लिए पर्याप्त तैयारी, पर्याप्त निदान, हर तरह का समाधान इससे हो पाएगा, या साथ में प्रशासन और नीति भी आवश्यक है? प्रशासन और नीति तो अनिवार्य है, आवश्यक है, और वो उस दिशा में बढ़ भी रहे। भारत में अफॉरेस्टेशन बढ़ा है। पिछले 25 साल में आप देखेंगे तो वनीकरण का जो सारा प्रयास चला, उससे वनीकरण तो बढ़ा। विषय वो नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो तो विश्व स्तर पर कोप और क्या क्या करके, और पेरिस सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन, हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कम करना, उसके टारगेट्स, और भारत तो अपने सारे टारगेट डेडलाइन से पहले अचीव करता है, क्योंकि भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में काम करता है। नीतियों की कमी नहीं है, कमी है व्यक्तिगत संवेदना की। व्यक्तिगत संवेदना में वो विषय नहीं आता है तो वो विषय केवल सरकार का रह जाता है। जिस समय इंडिया गेट पे खड़े होकर के AQI कम करने के लिए नारे लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि AQI कम करना सरकार का विषय है। मेरा भी उतना ही विषय है, ये हम भूल जाते हैं। पराली वगैरह की बातें चलती है, लेकिन मैं पूछता हूं, कोरोना के समय खेती तो नहीं बंद हुई थी, किसान तो फिर भी हल चला रहा था, खेती तो तब भी हुई थी, पराली तो तब भी जली थी, लेकिन हम सब घरवास में थे। मैंने उसको नाम दिया था घरवास। जैसे राम जी को वनवास मिला था, हमको घरवास मिला था, घर में रहने को कहा था। हम घरवास में थे तो हमारे वाहनों को भी आराम मिला था। हमारे वाहनों को आराम मिला तो दिल्ली के वायु को भी आराम मिला था। हमारे आंखों के सामने। इसलिए प्रदूषण कौन कर रहा है ये स्पष्ट है, और जो प्रदूषण कर रहा है वही चिल्ला रहा है कम करो। ये व्यक्तिगत संवेदना की कमी के कारण नीति होते हुए भी गड़बड़ हो सकती है। नीति चाहिए, नेतृत्व चाहिए, प्रशासन चाहिए, नियम चाहिए, और कुछ लोगों के लिए दंड भी चाहिए जो अपने CCTV का ध्यान नहीं रखते। लेकिन इस सब के साथ भी परिवर्तन स्थायी नहीं होगा जब तक व्यक्ति सजग होकर के संवेदना से पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ये हमारी पहली प्रार्थना है सुबह उठने के बाद। हे पृथ्वी, हे धरती माँ, समुद्र वसने देवी, समुद्र के जिसने कपड़े पहने हैं, पर्वत स्तनमंडले, पर्वत जिसके स्तनमंडल है, जो सारे पृथ्वी का पोषण, मानवता का पोषण करते, दूध पान करा के, ऐसी धरती माँ, मैं अब बिस्तर से उठूंगा, काम करूंगा, तो तू मेरी माँ है, लेकिन मेरे पैर तेरे लगेंगे, पैरों से स्पर्श होगा, क्षमा कर मुझे, पादः स्पर्शम क्षमस्व में, मेरे पाद का स्पर्श क्षमा कर। ये संवेदना भारत है। ये संवेदना फिर से जगी तो पर्यावरण शुद्ध होगा। इसलिए पंच परिवर्तन उस बात की बात करता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरे मित्र, इस संवाद से प्रारंभ हुआ था। परिवार में संवाद से लेकर पर्यावरण की संवेदना तक, ये बढ़ेगा तो समाज परिवर्तन हो। जी, बहुत सुंदर। आपने पर्यावरण की बात की, पंच परिवर्तन में ही एक और बिंदु, हमने कुटुंब की बात की, हमने नागरिक कर्तव्य की बात की, हमने पर्यावरण की बात की, एक बात स्वबोध या स्वदेशी की भी है। तो ये जो स्वबोध है, जिसमें भाषा, वस्त्र, भोजन और जीवन शैली, ये एक समग्र रूप से उसमें पूरा ताना बाना उसमें आता है। आज के समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, ग्लोबल ब्रांड्स की बात हो रही है, लोकल से ग्लोबल की बात हो रही है, और एप्पल के सबसे ज़्यादा फ़ोन भारत में बन रहे हैं, ऐसे में मेड इन इंडिया क्या होगा, मेक इन इंडिया क्या होगा, और स्वदेशी की अवधारणा को हम कैसे समझें, ये क्योंकि दुनिया बदल रही है। मार्शल मैक्लुहान ने कहा
उसे ग्लोबल विलेज कहा, मगर हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो ऐसे वसुधैव कुटुंबकम में स्वदेशी का अर्थ क्या? अनर्थशास्त्र की बातें बहुत है, मैं वो भी बता सकता हूँ। आप अर्थशास्त्र की बताइए। प्रारंभ 1995 में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और ग्लोबलाइजेशन की बात की। 95 में जिन्होंने ज़बरदस्ती धमकी दे दे करके लोगों से डंकल प्रस्ताव पे साइन करके WTO बनाया, उस देश का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे अंत में 2009 में चाइना ने साइन किया, 2009 में। तो 95 से लेकर 2009 तक सारी दुनिया को धमका धमका करके वर्ल्ड मार्केट, दुनिया को बाजार बनाया, ग्लोबल विलेज की जगह ग्लोबल मार्केट बनाया। और 15 साल के अंदर ट्रेड एंड टेरिफ का वॉर हो रहा है, गेट से बाहर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप 180 देशों के साथ अलग अलग समझौते कर रहे हैं, क्योंकि मैगा करना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है। तो बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, स्वदेशी तो अब अमेरिका लेकर के आ गया। मैं जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी था, तब ताइवान के भारत में प्रतिनिधि, राजदूत हम कहते नहीं क्योंकि हमने मान्यता दी नहीं है अभी तक, ताइवान के भारत में प्रतिनिधि वेंचिओंग थे। उस समय वेंचिओंग को हमने इनवाइट किया था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में। भारत के कुछ और उद्योगपतियों से चर्चा उनकी थी, ताइवान भारत को क्या मदद कर सकता है इसके लिए। ताइवान उस समय दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी थी, अभी 4 या 5 पे। वेंचिओंग जब आए विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में, दोवाल जी डायरेक्टर थे, अजीत दोवाल जी, उनके कमरे में चाय पी। नीचे 25 बड़े उद्योगपति बैठे थे। उनके साथ जब बातचीत शुरू की तो उन्होंने बातचीत विवेकानंद के कोटेशन से की। सारे ये डिप्लोमेट विवेकानंद फाउंडेशन में आए तो विवेकानंद बोलेंगे, मुझे पता था। अगला वाक्य उन्होंने जो बोला वो मुझे अपेक्षित नहीं था, और बोला तब भी मेरे मन में स्केप्टिकल था, ये अच्छा बोलते ही है। उन्होंने अगला वाक्य बोला, भारत में, दिल्ली में अनेक बड़े बड़े कार्यालयों में मैं जाता हूँ, ऑफिसेस में, लेकिन यहाँ आकर के मुझे लगा मैं किसी ताइवान के ऑफिस में आया हूँ। तो मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। बाजू में दोवाल जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, उनकी आपस में बात हुई होगी पहले। उन्होंने अगली बात कही, क्योंकि ये पहला मुझे दिल्ली में बड़ा ऑफिस दिखा जिसमें सारी वस्तुएं भारतीय ब्रांड की थी। उन्होंने नोट किया, एसी आपके यहाँ टाटा का लगा हुआ था, वोल्टास का। आपका फ्रिज जो था वो भी देसी वीडियोकॉन का था, आपका टीवी भी देसी था वीडियोकॉन का, यहाँ तक कि आपके वहाँ जो कंप्यूटर रखा था वो भी विप्रो का था। उसने ये सबको बताया और कहा 1982 में ताइवान में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने कहा ताइवान में केवल ताइवान के ब्रांड ही खरीदे जाएंगे। और वो 1982 था कि हमने चाइना में ज़मीन खरीदना शुरू किया, और आज चाइना में ताइवान की कंपनियों की ज़मीन है। उसने कहा कि हम भारत को, भारत के ब्रांड विकसित करने में मदद करेंगे। तो आज के युग में भी स्वदेशी ही मार्ग है। इसलिए स्वदेशी केवल आर्थिक विकास का बात नहीं, व्यक्तिगत शुचिता की भी बात है। आपने मोबाइल की बात की, भारतीय ब्रांड का एप्पल से अच्छा मोबाइल बनाना चाहिए किसी को, अभी तक नहीं है। जब तक नहीं है तब तक आप विदेशी खरीदो, कम से कम मेड इन इंडिया खरीदो, कम से कम भारत में बना हुआ खरीदो। लेकिन टूथपेस्ट तो भारत में अच्छी बनती है, साबुन तो भारत में बहुत अच्छे बनते हैं, कपड़े तो भारत में बहुत अच्छे बनते हैं, वो तो विदेशी मत खरीदो। मेरे एक मित्र है, उन्होंने मेरे लिए रेबॉक का जूता खरीदा। मैंने कहा रेबॉक? बोले भैया आपके लिए खरीदने की हिम्मत तभी की जब आदित्य बिरला ने रेबॉक खरीद लिया। जब रेबॉक स्वदेशी हुआ तभी खरीदा। ये आपकी शुचिता की भी बात है।
गलवान के अंदर मेजर संतोष यादव वीरगति को प्राप्त हुए। 0 जो बफर जोन होता है उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। सेना के अधिकारियों से चर्चा होती है तो मुझे पता है उस बफर जोन में ना तो चीन के सैनिक ना भारत के सैनिक शस्त्र लेकर के जाते हैं, बंदूकें किसी के पास नहीं थी। केवल धक्का मुक्की में कई वीरगति को कैसे प्राप्त होता है। बाद में आप सबके भी व्हाट्सएप पे आया था, व्हाट्सएप पे चित्र आया था, लकड़ी के डंडे पे कटीली तार लगा के चीनियों ने शस्त्र बनाया था जिससे घायल करके शहीद हुए थे मेजर संतोष यादव। मैं उसके बाद जब एक कॉलेज में गया, मैंने उनको पूछा वो जो फोटो आपके व्हाट्सएप पे आई थी वो शस्त्र कितने में बनेगा, 500 में, 800 में, 1000 रुपए में, लकड़ी का बैट और उसके ऊपर कटीले तार। मैंने कहा जिससे मेजर संतोष यादव को वीरगति मिली, मृत्यु हुई उनकी, वो 500 रुपए का सोटा आप में से किसी के जेब में से गया था। यदि आपने चाइना का फ़ोन खरीदा है, यदि ज़्यादा मेगापिक्सल है इसलिए ओप्पो, वीवो, वन प्लस आपके जेब में है, तो संतोष यादव के हत्यारे आप हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों के ऊपर जो F-16 चाइनीज हवाई जहाज से बमबारी हुई थी उसका पैसा हमारी जेब से गया है। इसलिए स्वदेशी राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा महत्व है। मुकुल जी, अब हम सत्र के समापन चरण में मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा आपसे कि पूरी पुस्तक में और पूरे इस विचार की व्याख्या में पंच परिवर्तन को एक चरणबद्ध यानी स्टेप वाइज, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म और अभ्यास से चलने वाली यानी मतलब प्रैक्टिस ड्रिवन प्रोसेस ऐसा बताया गया है। मगर आजकल तो इंस्टेंट रिजल्ट, त्वरित परिणामों की अपेक्षा रहती है और राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी पॉलिटिकल पोलराइजेशन स्थितियां बदल देता है बार बार। तो इस दौर में जब रिजल्ट भी इंस्टेंट चाहिए, परिणाम फौरन चाहिए और राजनीति का भी कुछ कह नहीं सकते, ऐसे में धीमा मॉडल जो है परिवर्तन का क्या प्रासंगिक बना रह सकता है, क्या प्रभावी बना रह सकता है या बना भी रह सकता है क्या? एक तो दीर्घकालिक होने के कारण या अभ्यास मूलक होने के कारण, प्रैक्टिस ओरिएंटेड और लॉन्ग टर्म होने के कारण धीमा है ये निष्कर्ष ठीक नहीं। यह बहुत गतिमान मॉडल है, डायनामिक मॉडल है। अभ्यास का जो मॉडल है वो बहुत डायनामिक मॉडल है क्योंकि परिवर्तन प्रतिदिन होता है, परिवर्तन शीघ्र होता है, इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है, लगातार होने से स्थायी होता है। नहीं तो सोडा वाटर के बुलबुलों की तरह ग्राफ ऐसे ऐसे होता रहेगा। इसलिए दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ये महर्षि पतंजलि ने अभ्यास की व्याख्या की है। अभ्यास की ये परिभाषा है, एनी प्रैक्टिस बिकम प्रैक्टिस इफ इट इज डन फॉर ए लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअसली, दीर्घकाल नैरंतर्य। और सत्कार सेवितो मतलब आनंद से, प्रेम से, जिनके घर में आने से आनंद होता है और सत्कार करते वैसे। ऐसा दृढ़ भूमि विल पावर के साथ जब हम करते हैं तो अभ्यास कहते हैं। परिवर्तन रोज होता है, स्थायी होता है। मेरी माँ की कथा मैं बताता हूँ, माँ ने मुझे बताई थी बचपन में। किसान के बेटे की कथा है। 4 साल का किसान का बेटा, किसान के घर में गाय का प्रसव हुआ, बछड़े का जन्म हुआ। किसान उसमें बिजी है, बछड़े के प्रसव के बाद बहुत काम होते, धोना पड़ता है, गाय को भी चारा देना पड़ता है, दूहना भी पड़ता है। उस समय पहला जो दूध निकलता है वो बड़ा अलग होता है, उसका अद्भुत आनंद है अलग। तो वो सारा प्रक्रिया चल रही है। ये 4 साल का बालक क्यूरियोसिटी से ये क्या वो क्या बीच बीच में जा रहा है। एक अच्छा पिता डांटता नहीं है, काम में लगाता है।
जैसे एक अच्छा साधक मन को डांटता नहीं है, काम में लगाता है। तो पिता ने बेटे को बोला, ये नया नया बछड़ा अभी धूप में पड़ा है, इसको उठा के वो आम के पेड़ के नीचे रख दे छाया में। जो ग्राम में पृष्ठभूमि से होंगे, उसने गाय का नवजात बछड़ा देखा होगा तो बड़ा कोमल होता है, अंदर की शिराएं और धमनियां भी दिखते हैं, इतनी त्वचा सुंदर होती है, रूपहले उसके ऊपर चमकने वाले बाल होते हैं। इसने उठाया, हाथ में लिया, गुदगुदी हुई, फिसलने लगा, अरे गिर जाएगा, कुछ गड़बड़ होगी। इसने 2 टांगे इधर 2 टांगे इधर गर्दन पे रखा, गर्दन में बढ़िया आनंद गुदगुदी हो रही है, उस छोटे बछड़े को ले जाके पेड़ के नीचे रख दिया। अब ये रोज का खेल हो गया। पिताजी दूध दुहने जाते, ये बच्चा वहाँ जाता, पिताजी बछड़े को दूध पिलाते, कहते छाया में ले जाओ, ये बछड़े को उठाता, 2 टांगे इधर 2 टांगे उधर ले जाके पेड़ के नीचे रखता। धीरे धीरे बेटा भी बड़ा हो रहा है, बछड़ा भी बड़ा हो रहा है। जब बेटा 18 साल का हुआ तो एक बैल को उठा लेता था, 2 टांगे इधर 2 टांगे उधर। वैसे सोचो बैल को उठा सकते हैं क्या? लेकिन प्रतिदिन निरंतर करने से परिवर्तन स्थायी होता है। इसलिए बिना रीसेट किए रोज करो, भले ही थोड़ा करो। 4 सूर्य नमस्कार करो, रोज करो, प्रतिदिन करो, एक दिन भी बिना चूके करो। स्व का अभ्यास प्रतिदिन करो, कुटुंब प्रबोधन प्रतिदिन करो। ये प्रतिदिन करने के विषय है, उसी से परिवर्तन तुरंत होगा, दीर्घकाल करने से परमानेंट होगा। तो ये थे मुकुल कानिटकर जी। मैं श्रोताओं से भी कहूँगा कि अगर कोई प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न अभी ले सकते हैं, हमारे पास समय है। कोई प्रश्न? मुझे लगता है बहुत संतोषजनक उत्तर देने वाला और विषय की पूरी व्याख्या करने वाला ये सत्र रहा। परिवार के विषय में, पर्यावरण के विषय में, नैतिकता के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म की व्याख्या के विषय में और ग्लोबल इश्यूज़ के संदर्भ में भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, हमने आज के परिप्रेक्ष्य में बात की। संघ का ये जो विषय है जो संघ ने लिया और मुकुल जी ने जिस पर पुस्तक लिखी, मुझे लगता है यदि हम इसकी व्याख्याओं में जाएंगे, थोड़ा अभ्यास में जाएंगे, तो महात्मा गांधी का स्वराज और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संवैधानिक लोकतंत्र की बात की, या आज के समय जो समग्र समाज के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करने की बात करता है, गरिमा की जो बात करता है, उस मॉडर्निटी की बात भी इंडियन सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में हम सब समझ सकेंगे। और समझना ही नहीं, इस पूरी यात्रा को, उस परिवर्तन को प्रभावी बनाने में, उसको लक्षित दृष्टि को प्राप्त करने में हम सब राष्ट्रांग भूता की तरह से अपने अंगभूत घटक के तौर पर अपना योगदान देंगे तो ये यात्रा यशस्वी होगी, ये परिवर्तन फलदायी होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मुकुल जी। वाह।